वे दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे मीठी बयार के झोंके उसके रेशमी बालों को छेड़ रहे थे। बार बार लटे उसके गालों पर आकर झूल जाती, जिन्हें वह बहुत ही प्यार से पीछे कर देता। ऐसा करते हुए जब उसके हाथ उसके गालों को छूते तो वह सिहर उठती। कुछ कहने को उसके ओठ थरथराते तो वह होले से उन पर अपनी उंगली रख देता। गुलाबी ओठ और गुलाबी हो जाते और चेहरे पर लालिमा की अनगिनत परतें उभर आती। मात्र छुअन कितनी मदहोश कर सकती है। वह धीरे से मुस्कुराई। पेड़ से कुछ पत्तियां गिरी और उसके सिर पर आकर इस तरह बैठ गईं मानो इससे बेहतर कोमल कालीन कहीं नहीं मिलेगा। उसने फूंक मारकर उन्हें उड़ा दिया, जैसे उन लहराते गेसुओं को छूने का हक सिर्फ उसका ही हो। वह पेड़ के तन से सटकर खड़ी हो गई और अपनी पलकें मूंद ली। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई अप्रतिम प्रतिमा उसके अंग अंग को बखूबी तराशा गया हो। उसे देख कौन पुरुष होगा जो कामदेव नहीं बन जाएगा। उसे चूमने का मन हो आया पर रुक गया। बस उसे अपलक देखता रहा। शायद यही प्यार की इंतहा होती है। जिसे चाहते हैं उसे यूं ही निहारते रहने का मन करता है। उसके हर पल में डूबे रहने का मन करता है। क्या सोच रही हो? उसने कुछ क्षण बाद पूछा। कुछ भी तो नहीं। वह थोड़ी चौंकी पर पलकें अभी भी मूंदी हुई थी। चलें क्या? रात होने को है। तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मन नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़कर जाने को। बहुत सारी आकांक्षाओं से घिरा हुआ मन। तुम्हारे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे तो क्या होगा? वे नहीं मानेंगे। यह बात मैं विश्वास से कह सकता हूँ। गांव से बेशक आकर मैं इतना बड़ा अफसर जरूर बन गया हूँ और मेरे घर वाले शहर में आकर रहने लगे हैं, पर मेरे माँ बाबूजी की जड़ें अभी भी गांव में ही हैं। कह सकती हो कि रूढ़ियों में जकड़े अपने परवरिश व सोच में बंधे हुए लोग हैं। वे पढ़ी लिखी नौकर पेशी बहू को स्वीकारना अभी भी उनके लिए बहुत आसान नहीं है। पर चलो इस चीज़ को स्वीकार भी कर लें तो भी दूसरी जात की लड़की को बहू बनाना संभव ही नहीं है। उनका मानना। तुम खुल कर कह सकते हो यह बात पीयूष। दूसरी अन्य कोई जाति होती तो भी कुछ संभावना थी, पर मैं तो माइनॉरिटी क्लास की हूँ, आरक्षण वाली। उसके स्वर में कंपन था और आंखों में नमी तैर रही थी। कम ऑन मंजरी, इस जमाने में ऐसी बातें, वह भी इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद। तुम अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ी हो। फिलॉसफी के लेक्चरर के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ऊंची जाति नीची जाति सदियों पहले की बातें हैं। अब तो ये धारणाएं बदल चुकी हैं। नई पीढ़ी इन्हें नहीं मानती। पुरानी पीढ़ी को बदलने में ज़्यादा समय लगता है। दोष देना गलत होगा उन्हें भी। मान्यताओं, रिवाजों और धर्म के नाम पर ना जाने कितनी संकीर्णताएं फैली हुई हैं, पर हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। उसके लिए पहले हमें स्वयं को मजबूत करना होगा, स्वयं को हर लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। मंजरी ने पीयूष की ओर देखा। ढेर सारा प्यार उस पर उमड़ आया। सही तो कह रहा है वह, पर ना जाने वही बार बार हिम्मत हार जाती है। शायद अपनी निम्न जाति की वजह से या पीयूष की उच्च जाति के कारण, वह भी ब्राह्मण कुल का होने के कारण। बेशक वह जनेऊ धारण नहीं करता, पर उसके घर वालों को अपने उच्च कुल पर अभिमान है और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। वह भी तो निम्न जाति के कारण कभी कभी इतनी हीन भावना से भर जाती है। उसके पिता खुद एक बड़े अफसर हैं और भाई भी डॉक्टर है, पर फिर भी लोग मौका मिलते ही उन्हें याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि वे माइनॉरिटी क्लास के हैं। उनका पढ़ा लिखा होना या समाज में स्टेटस होना कोई मायने नहीं रखता। दबी जबान से ही सही, वे उसके परिवार के बारे में कुछ ना कुछ कहने से चूकते नहीं हैं। मंजरी ने पेड़ के तने को छुआ। काश वह सेब का पेड़ होता तो जमाने को यह तो कह सकते थे कि सेब खाने के बाद उन दोनों के अंदर भावनाएं उमड़ी और वे एक दूसरे में समा गए। खैर, सेब का पेड़ अगर दोनों ढूंढने जाते तो बहुत वक्त लग जाता। शहर जो कंक्रीट में तब्दील हो रहे हैं, उनमें हरियाली की थोड़ी बहुत छटा ही बची रही, यही काफ़ी है। उसने अपने विश्वास को संबल देने के लिए
पीयूष के हाथों पर अपनी पकड़ और कस ली और उसकी आंखों में झांका, जैसे तसल्ली कर लेना चाहती हो कि वह हमेशा उसका साथ देगा। इस समय दोनों की आंखों में प्रेम का अथाह समुद्र लहरा रहा था। उन्होंने मानो एक दूसरे की आंखों में ही कोई वचन सा दिया, अपने रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगाई और आलिंगन बंद हो गए। यह भी सच था कि पीयूष मंजरी को चाहकर भी आश्वस्त नहीं कर पा रहा था कि वह अपने घर वालों को मना लेगा। हाँ, खुद उसका हमेशा बना रहने का विश्वास जरूर दे सकता था। मंजरी को उसके घर के बाहर छोड़कर बोझिल मन से वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बार कार दूसरे वाहनों से टकराते टकराते बची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर में इस बारे में बताए। वह अपने माँ बाबू को दोष नहीं दे रहा था। उसने भी तो जब परंपराओं और आस्थाओं की गठरी का बोझ उठाए आज से 10 वर्ष पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था, तब कहाँ सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी और सली गढ़ी परंपराओं की गठरी को उतार फेंकने में वह सफल हो पाएगा। शायद मंजरी से मिलने के बाद ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाया था। जाति भेद किसी दीवार की तरह समाज में खड़े हैं और शिक्षित वर्ग तक उस दीवार को अपनी सुलझी हुई सोच और बुद्धिमत्ता के हथौड़े से तोड़ पाने में असमर्थ हैं। अपनी व्यवस्था पर हालांकि यह वर्ग बहुत सुलझाता भी है। पीयूष को स्वयं पर बहुत झुलझुलाहट हुई। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। बस ऐसे ही, उसने बात टालने की कोशिश की। कुछ लड़कियों के फोटो तेरे कमरे में रखे हैं, देख ले। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। पीयूष को लगा कि उसकी झुलझुलाहट चरम सीमा पर पहुँच रही है। तू किसी को पसंद करता है तो बता दे, बाबूजी ने सीधे सीधे सवाल फेंका। अनुभव की पैनी नज़र शायद उसके दिल की बात समझ गई थी। है तो, पर आप उसे अपनाएंगे नहीं और मैं आप लोगों की मर्जी के बिना अपनी गृहस्थी नहीं बसाना चाहता। मुझे लायक बनाने में आपने कितने कष्ट उठाए हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दुख पहुँचे। तेरे सुख और खुशी से बढ़कर और कोई चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती है। लड़की क्या दूसरी जाति की है जो तू इतना हिचक रहा है बताने में? बाबूजी ने यह बात पूछ पीयूष की मुश्किल को जैसे आसान कर दिया। हाँ, उसका जवाब सुन माँ का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू तैरने लगे। बाबूजी अभी चिल्लाएंगे यह सोचकर वह अपने कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था तो बोले, किस जाति की? बाबूजी, वह बहुत पढ़ी लिखी है, लेक्चरर है और उसके घर में भी सब हाईली क्वालिफाइड हैं। जाति महत्व नहीं रखती है, पर एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत हिम्मत कर वह बोला। बहुत मायने रखती है जाति, वरना क्यों बनती ऐसी सामाजिक व्यवस्था? भारत में जाति सीमा को लांघना 2 राष्ट्रों की सीमाओं को लांघना है। अभी सुबह के अखबार में पढ़ रहा था कि पंजाब में एक युवक ने अपनी शादी के महज 1 हफ्ते बाद केवल इस कारण आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे शादी के बाद पता चला कि उसकी पत्नी दलित जाति की है। उसकी शादी एक बिचौलिए के माध्यम से हुई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वह अपनी ससुराल गया। दलित पत्नी पाकर वह आत्मग्लानि और अपराध बोध से इस कदर व्यथित हो गया कि ससुराल से लौटकर उसने आत्महत्या कर ली। तुम भी कहीं प्यार के चक्कर में पड़कर कोई गलत कदम मत उठा लेना। बाबूजी की बात सुन पीयूष को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। मंजरी ने जब यह सुना तो उदास हो गई। पीयूष बोला, एक आइडिया आया है। मैं अपनी कुलीग के रूप में तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। तुमसे मिलकर उन्हें अवश्य अच्छा लगेगा। फिर देखते हैं उनका रिएक्शन। रुनिया हावी होता है या तुम्हारे संस्कार व सोच? मंजरी ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसका अपमान हो। उसके बाद से मंजरी अपने आप में इतनी सिमट गई कि उसने पीयूष से मिलना तक कम कर दिया। संडे को अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वह शॉपिंग करने मॉल चली गई। एक महिला जो एस्केलेटर पर पाँव रखने की कोशिश कर रही थी, वह घबराहट में उस पर गिर गई। मंजरी
उसके पीछे ही थी। उसने झट से उन्हें उठाया और हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतार लाई। आप कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ सकती हूँ। आपकी सांस भी फूल रही है। बेटा, तुम्हें कष्ट तो होगा, पर छोड़ दोगी तो अच्छा होगा। मुझे दमा है, मैं अकेली आती नहीं, पर घर में सब इस बात का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए चली आई। घर पर मंजरी को देख पीयूष बुरी तरह चौंक गया, पर मंजरी ने उसे इशारा किया कि वह ना बताए कि वे एक दूसरे को जानते हैं। पीयूष की माँ तो बस उसके गुण ही गाए जा रही थी। बहुत जल्द ही वह उनके साथ घुल मिल गई। पीयूष की बहन ने तो फॉर्म नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। जब तक वे व्हाट्सएप पे चैट करने लगी, माँ ने कहा कि वह उसे घर पर आने के लिए कहे। इस तरह मंजरी के कदम उस घर के आंगन में पड़ने लगे जहाँ वह हमेशा के लिए आना चाहती थी। पीयूष इस बात से हैरान था कि जाति को लेकर इतने कट्टर रहने वाले उसके माता पिता ने एक बार भी उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा। शायद अनुमान लगा लिया होगा कि उस जैसी लड़की उच्च कुल की ही होगी। उसके पिता व भाई के बारे में जानकर भी उन्हें तसल्ली हो गई थी। मंजरी को लगा कि उस दिन पीयूष ने ठीक ही कहा था कि हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। उसके लिए पहले मैंने स्वयं को मजबूत करना होगा, स्वयं को हर लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। पीयूष जब उसके साथ है तो उसे भी लगातार कोशिश करते रहना होगा। माँ बाबूजी का दिल जीत कर ही वह अपनी और पीयूष दोनों की लड़ाई जीत सकती है। हालांकि जब वह पीयूष के घर जाती थी तो यही कोशिश रहती थी कि उनकी रसोई में ना जाए। उसे डर था कि सच्चाई जानने के बाद अवश्य ही माँ को लगेगा कि उसने उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया है। एक संकुचाहट व संकोच सदा उस पर हावी रहता था, पर दिल के किसी कोने में एक आशा जाग गई थी कि जिसकी वजह से वह उनके बुलाने पर वहां चली जाती थी। कई बार उसने अपनी जाति के बारे में बताना चाहा, पर पीयूष ने यह कहकर मना कर दिया कि जब माँ बाबूजी तुम्हें गुणों की वजह से पसंद करने लगे हैं तो क्यों बेकार में इस बात को उठाना। सही वक्त आने पर उन्हें बता देंगे। तुम्हें मंजरी कैसे लगती है? एक दिन माँ के मुंह से यह सुन पीयूष हैरान रह गया। अच्छी है, बस अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है। तू कहे तो इसे तेरे रिश्ते की बात चलाऊं? क्या कह रही हो माँ? पता नहीं कौन जाति की है, दलित हुई तो? पीयूष ने यह जानबूझकर कहा। वह उन्हें टटोलना चाह रहा था। फालतू मत बोल, अगर हुई भी तो भी मैं उसे बहू बना लूंगी, माँ ने कहा। पर उन्हें क्या पता था कि उनका मजाक उन पर ही भारी पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। उसके पापा को कल ही बुला लेते हैं। यानी वह वही लड़की है जिससे तू प्यार करता है? बाबूजी सशंकित हो उठे थे। मुझे तो मंजरी दीदी बहुत पसंद है माँ। बेटी की बात सुनकर माँ हल्के से मुस्कुराई। मंजरी नीची जाति की कैसे हो सकती है? उसमें पहचानने में कैसे भूल हो गई? पर वह तो कितनी सुशील, संस्कारी और बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की है। बहुत सारी ब्राह्मण लड़कियां देखी थी, पर इतनी अकड़ थी, बदतमीज थी। कुछ ने तो कह दिया था कि शादी के बाद अलग रहेंगी। कुछ के बाप ने दहेज देकर पीयूष को खरीदने की कोशिश की और कहा कि उसे घर जमाई बनाकर रखना होगा। क्या सोच रही हो पीयूष की माँ? बाबूजी के चेहरे पर तनाव की रेखाएं नहीं थी, जैसे वे इस रिश्ते को स्वीकार करने की राह पर अपना पहला कदम रख चुके हों। क्या हमारे बदलने का समय आ गया है? आखिर कब तक दलित बुद्धिजीवी अपनी जाति पीड़ा को सहन करेंगे? हमें उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त करना ही होगा, तभी तो खुलकर सांस ले पाएंगे। हमारी बिरादरी में हमारी थू-थू होगी, पर बेटे की खुशी के खातिर मैं यह भी सह लूंगी। पीयूष अभी भी तक अचंभित था। रुणियों को मंजरी के व्यवहार ने परास्त कर दिया था। सोच क्या रहा है खड़े खड़े? चल मंजरी को फ़ोन कर और कह कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। मैं अभी भाभी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सरप्राइज देती हूँ, पीयूष की बहन ने चहकते हुए कहा। वे दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे। मीठी बयार के झोंके उसके रेशमी बालों को इस बार भी छेड़ रहे थे।
उसे अपलक निहारते निहारते उसे चूमने का मन हो आया, पर इस बार वह रुका नहीं। उसने उसके गालों को हल्के से चूम लिया। मंजरी शर्मा गई। अपनी सारी आकांक्षाओं को उतार फेंक वह पीयूष की बाहों में समा गई। उसे उसका प्यार व सम्मान दोनों मिल गए थे। पीयूष को लगा कि वह जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो।